सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। रेनबो गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जीके का 42वां टेस्ट है। आज हम जीके का 42वां टेस्ट करने जा रहे हैं। रेनबो गुरु के साथ करो तैयारी जीत की। जल्दी से सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए आज का टेस्ट देने के लिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेनबो परिवार में। यह टेस्ट रोजाना रात 8:30 बजे होता है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी डेली आ जाया करो करेक्ट 8:30 बजे। आज की क्लास का सवाल नंबर पहला स्क्रीन पर लग चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी आ जाइएगा और टेस्ट अपना पूरा करिएगा। गोल्डन चावल प्रचुर स्रोत है। गोल्डन चावल किस विटामिन से भरपूर होते हैं? विटामिन बी, सी, ए या के? सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी का हार्दिक स्वागत है। गोल्डन चावल किसका स्रोत है? तो विटामिन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन विटामिन ए। सवाल नंबर 2, कौन सी आम की किस्म निम्नलिखित आम की किस्मों में से कौन सा दशहरी आम और नीलम आम की क्रॉसिंग करके बनाया गया है? जैसे दो प्रजातियों को ब्रीड करा के एक बनाई जाती है, ठीक है। तो निम्नलिखित आम की किस्मों में से कौन सा दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित किया गया आम है? अल्फांसो, मलिका, चोसा या आम्रपाली? बताओ, दशहरी आम और नीलम आम की क्रॉसिंग कराने से कौन सा आम की प्रजाति बनाई गई है? चार ऑप्शन आपके सामने है और बिल्कुल 20 से 25 सेकंड एक सवाल के लिए होती है। तो सभी विद्यार्थी इसी समय में अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। तो आम्रपाली इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। दशहरी और नीलम किस्म को मिलाकर के क्या बनाया गया, उनकी ब्रीड करा के? आम्रपाली। आम्रपाली। सवाल नंबर 3, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय सेवक समाज, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी? बताइए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सभी परीक्षाएं बहुत नजदीक है। आप बिल्कुल मेहनत करिए और जीत की तैयारी कर लो बस। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? जब साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है बच्चे, तो भारतीयों ने उसका बहिष्कार किया था क्योंकि वह भारत का बंटवारा करना चाहता था। बी ऑप्शन, उसने राष्ट्रीय भावना को दबाने के उपाय सुझाए थे। सी ऑप्शन, वह केवल गोरों का कमीशन था, भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना। या डी ऑप्शन, वह भारतीयों की सिविल स्वतंत्रताओं को दबाना चाहता था। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास लाइक कर दीजिए। जो जो बच्चा अभी क्लास के साथ जुड़ा है सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को प्यारी सी गुड इवनिंग। बताइए, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? इंडियंस ने क्यों किया था? देखो, इस कमीशन में सभी गोरे लोग थे, सभी अंग्रेज लोग थे और भारत वाले चाहते थे कि इसमें भारत के लोग भी होने चाहिए। ठीक है बच्चा, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सी बताने वाले सभी ने सही जवाब दिया। यह केवल गोरों का कमीशन था, भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? मेडिकल की अगर बात करें तो जो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन घंटा होता है, ये किससे संबंधित होता है? बच्चे के जन्म लेने वाले समय से, गर्भ में शिशु की जानकारी से, कैंसर का अंतिम चरण या फिर हृदयाघात से? बताइए, गोल्डन आवर का संबंध किससे है? गोल्डन आवर का संबंध किससे है? जन्म लेना, शिशु की जानकारी गर्भ में, कैंसर का अंतिम चरण या फिर हृदयघात?
तो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है हृदयघात, यानी कि डी ऑप्शन, हृदयघात। सवाल नंबर 6, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म गलत जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। बताओ बेटा, कौन सा युग्म सही मिला हुआ नहीं है? कौन सी मैचिंग गलत है? तो सभी ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद 19 से 22 तक यही है ना हमारे मौलिक अधिकारों में। पहला मौलिक अधिकार है समानता, अनुच्छेद 14 से 18 तक, फिर 19 से 22 तक है, ठीक है। और तो 19वां अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। लेकिन अनुच्छेद 22 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है, ये अनुच्छेद 32 में है। तो बी ऑप्शन इसका सही सुमेलित नहीं है। सवाल नंबर 7, मौलिक अधिकारों को लागू करना हो तो उच्च न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को अगर कहीं लागू कराना हो, कहीं लागू होने में दिक्कतें आ रही हो, तो उच्च न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? अध्यादेश, समादेश यानी कि रिट, अधिसूचना या फिर डिक्री। बताइए क्या जारी किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए? तो बिल्कुल रिट जारी की जाती है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, समादेश। आइए सवाल नंबर 8, कंप्यूटर का सवाल है, ध्यान से सुनना। जो आपका ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच ट्रांसलेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है? ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। पोर्ट का, रजिस्टर का, कर्नेल का या ड्राइवर का? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच अगर कनेक्शन स्थापित करना हो, ट्रांसलेशन करना हो, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? बताइए, जल्दी बताइएगा। भाई देखो, मैं आपको बताता हूं, मान करके चलिए, आपको अपने सीपीयू में, मदरबोर्ड में साउंड कार्ड अटैच करना है, तो उसको आपको ओपन करने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा डिवाइस का ड्राइवर चाहिए, बिना ड्राइवर के आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो सवाल नंबर 8वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए सवाल नंबर 9, भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है। भारत का प्रादेशिक जल फैला है, यानी भारत के समुद्र की सीमा कितने मील तक है? 5 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 2 समुद्री मील या 15 समुद्री मील? बताइए, भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है कहां तक? कहां तक फैला हुआ है भारत का प्रादेशिक जल? जल्दी बताइए। टेरिटोरियल जो बाउंड्री होती है, तो 12 समुद्री मील इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर 10 की ओर। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे मेन संस्था, सबसे फेमस संस्था कौन सी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले, ठीक है बच्चा। यंग बंगाल एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता? बताइए, राष्ट्रीय कांग्रेस से, यानी कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन सी संस्था सबसे ऊपर थी? जल्दी बताइएगा। सभी विद्यार्थी सही सही जवाब देते रहिए और लाइक कर दीजिए क्लास को, जिस विद्यार्थी ने अभी तक ना लाइक की हो, और चैनल जिस बच्चे ने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। हमारे चैनल पर यह डेली टेस्ट होता है रात 8:30 बजे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो सबसे प्रमुख संस्था थी, वो इंडियन एसोसिएशन थी। कौन सी थी बच्चा?
ये थी इंडियन एसोसिएशन, याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन। और देखो इसका नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कोलकाता में। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन ने मिलकर की थी। ध्यान से सुन लीजिएगा, कल परसों भी ये सवाल मैंने बताया था कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन की सहायता से कलकत्ता में की थी। तो एक एक विद्यार्थी इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सबसे प्रमुख थी। सवाल नंबर 11 देखो, 1857 का जब विद्रोह हो चुका था तो अंग्रेजी सरकार ने सिपाहियों की जो चयन किया था वो कहां से किया था। भाई सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ तो बगावत हो चुकी थी 1857 के विद्रोह में, तो फिर ब्रिटिश सरकार ने सिपाही कहां से, किन प्रांतों से चुने थे। यूपी एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत, या मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। कहां से सिपाहियों की नियुक्ति की गई थी विद्रोह के बाद। सभी विद्यार्थी सोचिए, सवाल को, बड़ा अच्छा सवाल है, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। ठीक है बच्चा, सवाल नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। और देखो एक चीज आपको बता देता हूं, इन सिपाहियों का चयन करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सभी लोग कॉपी पर लिख लीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के चयन के लिए पील आयोग बनाया था। कौन सा आयोग बनाया बच्चा, पील आयोग, पे इले पील, पील आयोग की स्थापना या पील आयोग बनाया गया था, जिसके माध्यम से गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत के से सिपाहियों को चुना गया। निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सबसे ज्यादा है। कहां पर अभ्रक सबसे ज्यादा मिलता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हरियाणा, बताइए कहां पर मिलता है सबसे ज्यादा अभ्रक, कहां मिलता है सबसे ज्यादा अभ्रक, कौन बताएगा, जल्दी देखो भाई। और दुनिया की परवाह मत करिए, आप अपना फर्ज निभाइए पढ़ाई का, पढ़ने का, पढ़ाने का। ठीक है बच्चा, पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो राजस्थान इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अभ्रक संसाधन सबसे ज्यादा राजस्थान में है, निम्न में से किसमें, राजस्थान में। सवाल नंबर 13, खादर की जो मिट्टी होती है, खादर की मिट्टी, देखो जो जलोढ़ मिट्टी नई नई होती है, नई जलोढ़ मिट्टी को तो खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, याद है ना ये बात। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं। बताना है खादर मिट्टी पाई जाती है निम्न पठार में, खड़ी ढलान में, बाढ़ के मैदान में, या पीडमांट पर्वतीय मैदान में। समझ में आई बात भाई, नई जलोढ़ मिट्टी तो खादर कहलाती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है। और जो खादर मिट्टी होती है, यानी जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, वो बाढ़ के मैदान में पाई जाती है, याद रखना, बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। आइए सवाल नंबर 14, भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कहां पर उच्च तीव्रता के भूकंप नहीं आते, उत्तराखंड में, हिमाचल में, कर्नाटक पठार में, या कच्छ में। कहां पर उच्च तीव्रता के भूकंप नहीं आते, बताइए, सही सही जवाब दीजिएगा। कच्छ, हिमाचल, कच्छ तो गुजरात में ही है, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो देखो मैं बताता हूं आपको, जो परायद्वीपीय भारत है, यानी कि जो दक्षिण भारत है, यानी ये केरला, तमिलनाडु, इस तरफ की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल नीचे की, यहां पर भूकंप नहीं आते, बहुत कम, ना के बराबर आते हैं, कोई मतलब ही नहीं है भूकंप का, याद रखिएगा। और कर्नाटक पठार, यहां पर किसी प्रकार का
उच्च तीव्रता का भूकंप नहीं आता। वैसे तो दिन में कई हजार भूकंप आते हैं, डेली पृथ्वी में हजारों भूकंप आते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता इतनी कम होती है कि हमें वो ना तो महसूस होते, हमें कुछ महसूस उसका नहीं होता, पता ही नहीं चलता। ठीक है बच्चा। तो कौन सा क्षेत्र है जहां उच्च तीव्रता का भूकंपीय मेखला नहीं है? कर्नाटक का पठार। बाकी उत्तराखंड में बहुत ऊंची तीव्रता के भूकंप आते हैं, हिमाचल में भी और कच्छ में भी। चलिए, सवाल नंबर 15, धुलस्ती बिजली परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती, बताइएगा। दुलहस्ती बिजली परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती बिजली परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जल्दी बताइएगा। चलिए, तो चिनाब नदी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुलस्ती बिजली परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई है। बताओ रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऐसे ही सवाल पूछेगा तुमसे दिल्ली पुलिस और रेलवे में, या यूपी पुलिस की यूपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती में। देख लेना, आप बताइएगा जल्दी से। सभी विद्यार्थी बताइएगा जल्दी से। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1920, 1922, 1919 या 1921? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 1919 में। बताओ रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? देखता हूं कितना विद्यार्थी इसका सही जवाब देगा। चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा। 17 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ। कब पारित हुआ ये आपका पारित हुआ 17 मार्च 1919 को। सभी विद्यार्थी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवे की परीक्षा के लिए, डीपी की परीक्षा के लिए। तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ 17 मार्च को। सवाल नंबर 17, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बताइए जल्दी से। 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? जल्दी से बताइएगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो लखनऊ में नाना साहिब तात्या टोपे, अवध की बेगम या रानी लक्ष्मीबाई, किसके नेतृत्व में ये आगे बढ़ा था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में ये आगे बढ़ा। इन्हें अवध की बेगम कहा जाता है। अवध की बेगम थी बेगम हजरत महल। तो 1857 का विद्रोह लखनऊ में अवध की बेगम यानी हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा। सवाल नंबर 18, अखिल भारतीय किसान महासभा सबसे पहले कहां आयोजित की गई? बताइएगा। अखिल भारतीय किसान महासभा सबसे पहले कहां आयोजित की गई थी? जल्दी बताइए। अखिल भारतीय किसान की महासभा कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ या फिर पटना? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान महासभा सबसे पहले कलकत्ता में आयोजित की गई। इंपोर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती। जो पहली किसान सभा आयोजित हुई थी, इसके अध्यक्ष भी सुन लो, सहजानंद सरस्वती थे। सभी लोग इसको लिख लेना। अखिल भारतीय किसान महासभा कलकत्ता में सबसे पहले हुई, जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। सवाल नंबर 19, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की बात कर रहा हूं जी, बताइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सत्य भगत, एनएम जोशी, लाला लाजपत राय या बीटी रणदेव? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, तो बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर लाला लाजपत राय हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 20, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी के साथ कौन आया था?
बताइए, इब्न बतूता, अल बरूनी, बदायूनी, अफरीक, अफीक, बताइए कौन आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत कौन आया था? इब्न बतूता, अल बरूनी, बदायूनी या अफीक? चलो हिंट दे देता हूं, उसने तहकीक हिंद लिखी है। तहकीक उल हिंद पुस्तक लिखी है उसने। जो महमूद गजनबी के साथ आया था, भारत का भ्रमण किया था, उन्होंने तहकीक उल हिंद नामक पुस्तक लिखी है। कौन थे? जल्दी बताइएगा, सभी लोग जल्दी बताइएगा कौन थे जिन्होंने तहकीक उल हिंद। तो अल बरूनी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, बी ऑप्शन, अल बरूनी। आइए सवाल नंबर 21, इंसुलिन क्या होता है? स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन? बताइए इंसुलिन क्या होता है? सही सही जवाब बताइएगा। व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन क्या होता है? स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर प्रोटीन? तो क्या होता है बच्चे? इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रोटीन। आइए सवाल नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? ग्लाइकोजन, वसा, टोकोफेरोल या अमीनो अम्ल? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कौन सा यौगिक है जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? तो आप इसका सही जवाब बताएंगे अमीनो अम्ल। कौन सा नहीं रहता? डी ऑप्शन करेक्ट है, अमीनो अम्ल। बताइए विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाते हैं? बताइए सर, किस तिथि को मनाते हैं? विश्व महासागर दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 2 जून, 7 जून, 8 जून या 5 जुलाई? तो सभी विद्यार्थी तैयार करेंगे इसको 8 जून। क्या तैयार करेंगे बच्चा? 8 जून इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 जून को मनाया जाता है। बताओ बीएमडी जो टेस्ट होता है, बीएमडी टेस्ट का पूरा नाम, पूरा रूप बताइए, फुल फॉर्म बताइए। बोन मैरो डेंसिटी, बोन मैरो डेफिशिएंसी, बोन मैरो डोमिनेट या बोन मिनरल डेंसिटी? बीएमडी टेस्ट का पूरा नाम क्या है? बीएमडी टेस्ट का पूरा नाम क्या है? चलिए, तो बोन मैरो डेंसिटी नहीं बच्चे, बोन मिनरल डेंसिटी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चौथा ऑप्शन सही है, डी, बोन मिनरल डेंसिटी। आइए सवाल नंबर 25 की ओर। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां स्थित है? बताइए, नई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये नई दिल्ली में स्थित है भाई। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, न्यू दिल्ली। सवाल नंबर 26, प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना अभी भाई। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था? रावी तथा व्यास, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, सिंधु तथा झेलम? बताइए तक्षशिला किन दो नदियों के बीच था? जो चाणक्य थे, चाणक्य का संबंध इसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से था। ठीक है बच्चा, चाणक्य का संबंध इसी से है। बताइए जल्दी।
तो सिंधु तथा झेलम क्या याद रखेंगे बच्चा? सिंधु तथा झेलम याद रखिएगा आप लोग, सिंधु तथा झेलम। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे ज्यादा फेमस केंद्र कौन सा था? कहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट पढ़ने आते थे, विदेशों से भी आते थे? मौर्य काल में उज्जैन, वैशाली, नालंदा या तक्षशिला? तो इस सवाल का सही जवाब तक्षशिला हो जाएगा। समझ गए बच्चा? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे फेमस केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। याद रखिएगा डी ऑप्शन तक्षशिला। मुद्रा राक्षस राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? सभी बच्चे जानते होंगे। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। जिस बच्चे ने अभी तक क्लास को ना लाइक किया हो, फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में सभी का हार्दिक स्वागत है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बाणभट्ट, कल्हण, विशाखदत्त या कौटिल्य? जो जो जानता हो जल्दी से कमेंट कर दो और प्यार बरसा दो अपना। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, फटाफट शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। चलिए, तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक विशाखदत्त है, सभी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। सी ऑप्शन सभी ने बिल्कुल करेक्ट दिया। आइए सवाल नंबर 29। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है, यानी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, निर्जलीकरण होता है, तो जो पदार्थ सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह कौन सा है? जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो जो पदार्थ सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है पोटेशियम क्लोराइड, चीनी, कैल्शियम फॉस्फेट या सोडियम क्लोराइड? बताइए, जो पदार्थ शरीर में से खत्म हो जाता है डिहाइड्रेशन के कारण। तो बिल्कुल सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक, साधारण नमक, बिल्कुल याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। सवाल नंबर 30। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? जो कपास होता है, कपास, उसके रेशे किससे मिलते हैं? तने से, पत्ते से, बीज से या मूल से? मूल का मतलब जड़ होता है। तने से, पत्ते से, बीज से या मूल से? बताओ कपास के रेशे कहां से मिलते हैं? सभी विद्यार्थी जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल बीज से प्राप्त होते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जिसने बताया, बीज से प्राप्त होते हैं कपास के रेशे, बीज में से निकाले जाते हैं। बताओ हाइड्रोपोनिक्स क्या है? सवाल नंबर 31 कहता है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? पादप में कलम लगाना, जल संरक्षण, मृदा विहीन पादप संवर्धन या सब्जियों का अध्ययन? बताइए हाइड्रोपोनिक्स किस विधि को कहते हैं? सवाल नंबर 31। तो बच्चे, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन। बिना मिट्टी के पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। आइए सवाल नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया था? जल्दी से सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। ये सुपर फास्ट टेस्ट होता है, रोज रात 8:30 बजे शुरू हो जाता है, तो सभी विद्यार्थी 8, 8:30 बजे बिल्कुल आ जाया करो। चलिएगा, तो रामायण का फारसी अनुवाद मुल्ला शेरी, अबुल फजल, फैजी या अब्दुल कादिर बदायूनी, किसने किया था रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है बच्चा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जिसने बताया। आइए सवाल नंबर 33। शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था? छत्रपति शिवाजी, बताओ शिवाजी का छत्रपति के रूप में
राज्य अभिषेक कहां पर हुआ? रायगढ़, कोल्हापुर, अहमदनगर या पुणे? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जीके के, कहीं भी आ सकते हैं, बताइएगा जी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, रायगढ़। आइए सवाल नंबर 34। हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना फसल प्रबंधन से, मृदा यानी मिट्टी प्रबंधन से, वन प्रबंधन से या जल प्रबंधन से? हरियाली योजना किससे संबंधित है? फसल, मृदा, वन या फिर जल? बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी, योजना थी हरियाली योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जल प्रबंधन से संबंधित है। किससे बच्चे? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। हरियाली योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई और जल प्रबंधन से, पानी के प्रबंधन से संबंधित है। आइए सवाल नंबर 35। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप बताइए। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप इनमें से कौन सा है? कौन सा है जी, जल्दी बताइएगा। सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सलसेट? तो सलसेट इस सवाल का बी ऑप्शन, डी ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट है, सलसेट। देखो ये जो सलसेट द्वीप है, ये महाराष्ट्र के पास है, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है बच्चा, सलसेट द्वीप महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है सलसेट। आइए सवाल नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ये भारत में ही है, चारों की चारों। अब आपको चयन करना है किसी एक का, जिसको रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। और देखो, ये रहस्यमयी झील जो है, ये उत्तराखंड के चमोली जिला सुना होगा आपने, उत्तराखंड का चमोली जिला सुना होगा। इस झील में से कुछ सालों पहले कई सारे मानव कंकाल मिले थे, बहुत सारे मनुष्यों के कंकाल मिले थे, तब से इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। नाम बताओ आप कौन सा है? डोडीताल, रेड हिल्स, रूपकुंड या पोखरी? किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है और कंकाल मिले थे इससे बहुत सारे इंसानों के कुछ सालों पहले। तो रूपकुंड झील, सी ऑप्शन। याद रखना, अच्छो अच्छो का रूप खराब हो जाता है रहस्यमय झील को देखकर। उत्तराखंड में है ये। सवाल नंबर 37। शेर शाह को कहां दफनाया गया? शेर शाह सूरी को कहां दफनाया गया था, बताइएगा। शेर शाह सूरी को कहां दफनाया गया? तो बिल्कुल जौनपुर में, पटना में, कलिंजर में या सासाराम में? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? पढ़ा है ना, सासाराम बिहार, पढ़ा है ना बच्चा? तो बिल्कुल इस सवाल का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर सासाराम बिहार हो जाएगा। शेर शाह को सासाराम में दफनाया गया। आइए सवाल नंबर 38। केवल 3 सवाल क्लास के बचे हुए हैं। आज का टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एंड तक दीजिए तीनों चारों सवाल के जवाब। और जिसने क्लास को लाइक और शेयर ना किया हो, जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने गिफ्ट किया था? अरे वाह, हीरा गिफ्ट किया था शाहजहां को किसने, बताइए। औरंगजेब ने, हसन कुतुब शाह ने, मुराद ने या मीर जुमला ने? बताइए, कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने गिफ्ट में दिया था? और उस आदमी का दूसरा नाम मोहम्मद सैयद भी है। उस आदमी का दूसरा नाम मोहम्मद सैयद भी है, मोहम्मद सैयद। चलो मैं बता देता हूं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, मीर जुमला। क्या हो जाता है बच्चे? मीर जुमला। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? मीर जुमला हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 39 की ओर। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? शाहजहां का राजकवि कौन था? कलीम, काशी, कुदसी या मुनीर? इनमें से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था?
बताइए जल्दी से। तो मुनीर इस सवाल का सही जवाब नहीं है। कुदसी भी गलत है, काशी भी गलत है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कलीम। क्या याद रखेंगे? कलीम, शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। आइए सवाल नंबर 40 और आज के टेस्ट का आखिरी सवाल है। लुकअप का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है? लुकअप फंक्शन होता है लुकअप, एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में या एमएस एक्सेस में। बताओ लुकअप का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है? कंप्यूटर क्या सवाल है? जल्दी बताइएगा। कंप्यूटर का सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लुकअप का प्रयोग कहां होता है? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी बताइए। और आज का टेस्ट आपको कैसा लगा? सभी विद्यार्थी बताएंगे। बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता दो आज का टेस्ट आपको कैसा लगा। और एक एक विद्यार्थी आज क्लास को जरूर शेयर कर देगा अपने सभी दोस्तों के पास। लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो। लुकअप का प्रयोग एक्सेल में किया जाता है। बी ऑप्शन जिसने बताया बिल्कुल सही है, एक्सेल में, एमएस एक्सेल में किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो आज का टेस्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सभी बच्चे जल्दी से बता दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए, तरक्की करिए। गुड बाय, टेक केयर।